हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग और नमस्कार सभी हमारे भाइयों का। आज आप देख ही रहे हैं कि एकीकृत 17वीं प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट के संदर्भ में आप लोग को आमंत्रित किया गया है। ये एक प्रेस मीटिंग के रूप में हम लोग आमंत्रित किए हैं आप लोगों को, और एक चेयरमैन साहब स्वयं रहेंगे, यहाँ पर चेयरमैन साहब रहेंगे और हमारे सेक्रेटरी साहब और कंट्रोलर साहब। तो एक उनका अनुरोध है कि बाइट अलग से नहीं दिया जा सकता, जो आप लोगों को रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड करेंगे, अलग से उनका बाइट संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो पहले आप लोग को अवगत कराना जरूरी है, ठीक है? थैंक यू। हेलो भाई, खत्म हो गई है, अब पधारने ही वाले हैं, कुछ ही छनवानी है सर। हमारे सेक्रेटरी सर आ गए हैं, आ रहे हैं, चेयरमैन सर आ रहे हैं, और कुछ ही क्षण में आप लोग अपना अपना आइए। हमारे सेक्रेटरी सर आ रहे हैं, हाँ। हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं अमिताभ जी, हमारे मनोज जी हैं, लॉ ऑफिसर हैं, अफसर भी आ रहे हैं, कुछ चेयरमैन साहब रहेंगे, वो संबोधित करेंगे, आप लोगों को प्रेस ब्रीफ करेंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का भी आगमन हो चुका है, तो हम स्वागत करते हैं सर का और आप सभी का। कंट्रोलर को नहीं बुलाया था। कंट्रोल ऐसा पीछे हटा देना इसको। राजेश आ गए क्या पर आ रहे? इसको बुला लीजिए ना। तो डिटेल रिजल्ट उसी के पास है ना? हाँ सर, जो मेरिट वाइज। अरे कुंदन, डिटेल वाला किसके पास? डिटेल वाला शीट किसके पास? वो चाहिएगा जी, इसमें बुला लीजिए। आ गए, चलो। राजेश, मैं थोड़ा आप 17वीं का ब्रीफ दे देता हूँ, उसके बाद आप रिजल्ट बता देना इसका, डिटेल वाला जो है नंबर वगैरह जो बताना ना आपको, वो सब बता देना। मैं खाली ये 17वीं का ब्रीफ दे देता हूँ, है मेरे पास, ले लेंगे। तो स्वागत है आप सबका आज के प्रेस ब्रीफिंग में। हेलो राउत, देखिए भाई, हेलो, आप सबका स्वागत है आज के इस प्रेस ब्रीफिंग में। आज का प्रेस ब्रीफिंग जो
70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी, जो बिहार के इतिहास में और आयोग के इतिहास में भी एक हिस्टोरिकल परीक्षा मानी गई सभी तरह से। तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा थे, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो प्रीलिम पास किए वो रिकॉर्ड था, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इंटरव्यू में आते हुए वो भी रिकॉर्ड था। ये सब को देखते हुए 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम बहुत दिनों से लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जस्ट आपको हिस्ट्री याद दिलाने के लिए मैं ये 70वीं प्रतियोगिता परीक्षा का ब्रीफ देना चाहूँगा। इसकी प्रीलिम परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को की गई थी, आपको याद होगा। 922 सेंटर पर की गई थी। इसमें रिकॉर्ड 4,70,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र समर्पित किए थे। बापू परीक्षा परिसर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर परीक्षा को डिस्टर्ब किया, जिसके कारण उस केंद्र की परीक्षा को आयोग को रद्द करना पड़ा। परीक्षा के 3 दिन में आयोग ने इंटरनल जांच करके पूर्ण पीठ की बैठक में निर्णय लिया था कि राज्य के बाकी किसी केंद्र पर कोई कदाचार या अनियमितता की शिकायत नहीं थी, जिसके कारण सिर्फ उसी केंद्र की पुनर्परीक्षा लेने का निर्णय आयोग ने किया और 4 जनवरी 2025 को उसी केंद्र की पुनर्परीक्षा ली गई। पहली परीक्षा के 45 दिन में आयोग ने प्रीलिम परीक्षा का परिणाम घोषित किया। आप याद कीजिएगा, उस वक्त कुछ लोग ये बात कह रहे थे कि परिणाम इतना जल्दी क्यों आ गया। आज परिणाम मैं ऐसा नहीं कहूँगा देर से आया है, लेकिन मुख्य परीक्षा का परिणाम आज जब घोषित हो रहा है तो बहुत लोग ये ज्ञान बांट रहे हैं कि परीक्षा का परिणाम डिले हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर परीक्षा का परिणाम जल्दी आएगा तो भी लोगों को उसमें गलतियां दिखेंगी। अगर कथित रूप से थोड़ा डिले होता है तो भी गलतियां दिखेंगी। एनीवे, वो परीक्षा को पुनर्परीक्षा कराने के लिए 3 महीना आंदोलन चला। आपको याद होगा उस पर किस तरह से पटना जाम, तो चक्का जाम, तो बिहार बंद, तो रेल जाम, तो क्या क्या करके मसाल जुलूस, तो ये घोड़ो, तो वो गिरोह करके किया गया। दुनिया भर के काल्पनिक अफवाह फैलाने वाले वीडियो बना के विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित तरीका उकसाया गया पुनर्परीक्षा के लिए। यहाँ तक कि बाहर से भी आंदोलनकारियों को बुलाया गया, केस किए गए, व्यक्तिगत केस किए गए, PIL की गई पटना हाईकोर्ट में 8 आदेश। आपको पता है पटना हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया। वहां से संतुष्टि नहीं मिली, आंदोलन चालू रहे, लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां से डांट खा के वापस आए। आयोग का स्टैंड ये पूरे 3.5-4 महीने के आंदोलन के बावजूद रत्ती भर चेंज नहीं हुआ था। जो बात हमने 16 दिसंबर 2024 को कही थी, उसी बात को हमने
माननीय उच्च न्यायालय ने दोहराया, उसके जितने काउंटर एफिडेविट दिए उसी ने बताया, और वही बात हमने सुप्रीम कोर्ट में की। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने 25 अप्रैल 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2025 के बीच इसकी मुख्य परीक्षा ली। प्रीलिम परीक्षा में 21,581 लोग पास हुए, 21,581, और 5 दिन की रिटर्न एग्जाम के बाद करीब 5.5 महीने तक ये सब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। मई महीने के एंड से लेके अक्टूबर महीने के एंड तक, और साथ ही साथ करीब 1.5 महीना तक आयोग के कर्मचारियों ने वो सभी उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटिनी की कि जो इवैल्यूएशन हुआ है वो सही हुआ है। 3 स्तर की जांच परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के इवैल्यूएशन के बाद की जाती है। कोई भी उत्तर पुस्तिका है किसी एक इवैल्यूएटर के भरोसे नहीं छोड़ी जाती। आप सब जानते हैं कि एक इवैल्यूएटर सिर्फ एक ही क्वेश्चन की जांच करता है, इसलिए कोई इवैल्यूएटर किसी परीक्षा किसी उत्तर पुस्तिका में किसी रूप से किसी को फेवर या डिस्कवर कर ही नहीं सकता। दूसरा, सभी उत्तर पुस्तिकाएं कोडेड रहती है, जिसमें ना विद्यार्थी का नाम अभ्यर्थी का नाम या नंबर रहता है, उसका कोडेड नंबर रहता है और ऑन स्क्रीन मार्किंग होता है, जिसका एक लेवल ऊपर HE के स्तर पर प्रति उत्तर पुस्तिका है जिसमें अनकॉमन रूप से कम या ज़्यादा नंबर दिए हैं वो, और वैसी उत्तर पुस्तिका है जिसमें एवरेज नंबर दिए हैं उसकी भी जांच की जाती है सर्टेन परसेंटेज की। ये दूसरे लेवल की स्क्रीनिंग है। और तीसरे लेवल की स्क्रीनिंग जैसे मैंने कहा हमारी स्क्रूटिनी करने वाले कर्मचारी करते हैं। तो आपको ये भी मालूम होगा कि कुछ लोगों ने दावे किए थे कि किसी एक अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका जो कि अनइवैल्यूएटेड थी, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका के साथ कंपेयर करके खुद की उत्तर पुस्तिका को खुद मार्क देंगे, या ऐसे ज्ञानी गुरु जी से जांच करा के तो खुद मार्क लेते थे। वो कहते थे कि मेरा नंबर इसमें ज्यादा है, मैं पास क्यों नहीं हुआ। अगर ये 4 लाख को मैं दे दूं कि तुम ही जांच कर लो जी, तो 4 लाख पाप कर जाएंगे। एक भी ऐसा नहीं होगा जो दूसरे नंबर पर आए। जब अपने को ही नंबर देना है तो क्यों कम देगा। और तब तो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएटर की क्या आवश्यकता है। 5.5 महीने आयोग ने इवैल्यूएट कराने के बाद दिसंबर महीने से रिटन एग्जाम में 5,500 लोग पास हुए थे, अभ्यर्थी पास हुए थे। याद रखिएगा 5,500 लोग थे, जिसका डीवी कराना शुरू किया। एक अभ्यर्थी के 5-5-7 डॉक्यूमेंट होते हैं, इसका वेरिफिकेशन होता है। जो अभ्यर्थी आके गए उनको पूछिएगा कि कितना विगरस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हम प्रमाण पत्रों की ऑथेंटिसिटी की जांच नहीं करते कि जो प्रमाण पत्र इश्यू हुआ है सही है कि नहीं, वो हम चेक नहीं करते। लेकिन जो ओरिजिनल दिखाया गया है वो और जो हमको दिखाया गया है वो सही है कि वो जांच करते हैं। करीब 1 महीना दिसंबर 20 के आसपास से लेकर जनवरी 15-17 तक हम लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। लगातार काम हो रहा है। देखिए
इस परीक्षा के लिए। और 4 दिन के बाद 21 जनवरी 2026 से 5,449 लोगों का साक्षात्कार प्रारंभ किया हम लोगों ने, 2 फेज में। पहला होली के पहले का था 3 मार्च तक का, और उसके बाद 10 मार्च से दूसरा फेज किया। टोटल 5,449 अभ्यर्थी का साक्षात्कार। साक्षात्कार चालू थे 10 अप्रैल तक, ऑलमोस्ट 2.25 माह तक चले, जिसमें आयोग ने परीक्षा को कदाचार मुक्त, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ब्लाइंड असेसमेंट मेथोडोलॉजी का यूज किया। साक्षात्कार के दौरान बोर्ड का चयन विद्यार्थी खुद करते हैं, अभ्यर्थी खुद करते हैं। लॉटरी सिस्टम और स्क्रैच कार्ड के सिस्टम लागू की गई, जिससे अभ्यर्थी को स्वयं पता चलता है 11th आवर कि वो किस बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए जाए। साथ ही साथ आयोग ने आउटसाइड एक्सपर्ट की जो परिभाषा थी, जिसकी गुणवत्ता थी, उसका जो व्याप था, उसको विस्तारित किया। करीब 40 वरिष्ठ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के IAS ऑफिसर, जिसमें से कुछ बिहार के थे, ज्यादातर बाहर के राज्यों के थे, DG एडिशनल DG रैंक के कुछ बिहार के, ज्यादातर बिहार के बाहर के, और करीब 60 से अधिक विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित एकेडमिशियन, जानी मानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो सब बाहर के, उनको आमंत्रित किया है। इस पर हमारे वहाँ एक्सपर्ट के रूप में आने वाले में IIT, IIM अहमदाबाद, IIM रायपुर, इरमा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कई सारी देश की अन्य प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के 25 से 35 साल या उससे अधिक की सेवा कर चुके प्रोफेसर, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मेंबर इत्यादि लोगों को आमंत्रित किया। पूरी की पूरी साक्षात्कार की जो सिस्टम है, उसमें कहीं पर भी अभ्यर्थी की कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका नाम, फादर का नाम, एड्रेस, किस कॉलेज में पढ़े हैं, किस जिला से है, या कोई भी चीज एक्सपर्ट को बताई नहीं जाती, ना ही अभ्यर्थियों को बताने दिया जाता है। और सभी एक्सपर्ट को भी हर एक शुल्क में हम लोग सफल करते हैं। तो 3 एक्सपर्ट अगर एक इंटरव्यू कोर्स में होते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, वही एक्सपर्ट आफ्टरनून शिफ्ट में होंगे कि नहीं होंगे, वो लॉटरी पर निर्भर करता है। अमूमन बदल जाते हैं, दूसरे दिन फिर बदलते हैं। तो हर एक शिफ्ट में, चाहे मॉर्निंग हो चाहे आफ्टरनून हो, और सोम से लेकर शनिवार तक हर एक शिफ्ट में इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन और इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर बदल जाते हैं, और किसी को पता नहीं रहता कि वो किस बोर्ड में जाए। कैसे अभ्यर्थी को पता नहीं रहता कि किस बोर्ड में जाए। तो ब्लाइंड असेसमेंट मेथोडोलॉजी को बहुत सख्ती के साथ आयोग ने लागू किया।
साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में परीक्षा के बाद ग्रीवांस रिजर्वेशन सिस्टम लागू की गई और उसको सिर्फ ऑनलाइन किया गया, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि साहब मैं देना चाहता था लेकिन नहीं दे पाया, या कोई ये ना कह सके कि मैंने 10 दिन पहले दे दिया था, मेरी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभी परीक्षा के बाद 72 घंटे के लिए हमारा पोर्टल होता है, जिसको जो कंप्लेंट करनी है, जो देखा है, जिसका जो प्रूफ है, वो प्रूफ के साथ वो पब्लिक ग्रीवांस रिजर्वेशन जो सिस्टम है ऑनलाइन, उसके ऊपर अपनी ग्रीवांस दे एफिडेविट के साथ, हम उसको कार्रवाई करते हैं। आपको याद कीजिए उस वक्त किस किस तरह के कंप्लेंट किए गए। ये अफवाह फैलाई गई कि हमारे मॉडल क्वेश्चन से हूबहू क्वेश्चन सब लड़ गए, ये भी कहा गया। आयोग ने उसकी भी जांच कराई थी, पाया कि कोई क्वेश्चन नहीं रहा। मॉडल क्वेश्चन सीरीज से आयोग का क्वेश्चन लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आयोग का क्वेश्चन परीक्षा के कई हफ्तों महीनों पहले तैयार हो जाता है। मॉडल क्वेश्चन परीक्षा के पैसा कमाने के लिए परीक्षा के कुछ दिन पहले शुरू की जाती, लेकिन ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर लगातार चली कि क्वेश्चन पेपर लीक है, क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन अवेलेबल है, तो अवेलेबल नहीं करा पाया। लेकिन उस बहाने ठगों ने अभ्यर्थियों को एक तरह से दिग्भ्रमित किया, बरगलाया और उनसे राशि की वसूली की, और उसमें सब लोग शामिल हैं। परीक्षा माफिया तो है ही है, शिक्षा और कोचिंग माफिया भी शामिल है। और ऐसे तत्व भी शामिल है जो मौके का फायदा उठा के लोगों को झांसा देते हैं, ठगी करते हैं। ना 70वीं में, ना एडीओ में, ना एफआईआर में, ना एसयूवी में कोई ऐसा प्रूफ दिया है जिससे परीक्षा की सूचिता प्रभावित होने, लार्ज स्केल भ्रष्टाचार होने, पेपर वायरल होने या उसके संबंधित कोई भी प्रूफ ना। आरोप खूब लगे, कहानियां खूब बढ़ी गई, कल्पना खूब बनाई गई, लेकिन किसी ने प्रूफ नहीं दिया। बच्चे प्रूफ मांगते रहे। याद कीजिए आप वो वीडियो को जिसमें लोगों ने दावे किए थे कि आयोग की सभी सीटों को कितने हजार करोड़ में बेच दिया है। एक गुरुजी ने अपने क्लास में एक अकाउंट से बी अकाउंट में, और बी अकाउंट से सी अकाउंट में, और सी अकाउंट से डी अकाउंट में राशि जाने की कही थी। बोला था कि मैं प्रूफ दे दूंगा। बच्चे मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि सर परीक्षा में आज, अरे इसकी सुनवाई आज कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, प्रूफ दीजिए। कोई प्रूफ नहीं दे पाया। ये भी अफवाह उड़ाई गई कि क्वेश्चन पेपर गया से लीक हुआ है, ट्रेजरी से लीक हुआ है। मेरे पास प्रूफ है, कोई प्रमाण नहीं। न आयोग को दिया, न एसयूवी को दिया, न माननीय उच्च न्यायालय को दिया, ना सर्वोच्च न्यायालय को दिया, ना बच्चों को दिया। भरोसा करते रहे बच्चे, लेकिन किसी को कोई प्रूफ था नहीं। अभी भी वही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है हर परीक्षा के पहले। आज के बाद भी देखिएगा, रिजल्ट आने पर हर कोचिंग क्लास से दवा ठोकना शुरू करेगा कि पहले 100 में 50 में रहे, और पहले 200 में 150 में रहे।
शायद इससे ज्यादा ही लोग का क्लेम कर लेगा। तब तक वो नहीं कहेगा कि सेट बिकी हुई। उसको पूछिएगा तो बोलेगा नहीं, मेरे बच्चे तो मेहनत करके पास हुए, बाकी का सब बिका। बाकी को पूछने जाइएगा तो कहेगा मेरे बच्चे ठीक से पास किए, बाकी का। तो धड़ल्ले से जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके बच्चों को पगलाया जाता है। परीक्षा के बाद, रिटन एग्जाम के बाद, परीक्षा के पहले किसी व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनलों पर आप देखते हैं कि नहीं, झांसा दिया गया क्वेश्चन पेपर है, फिर वो मैच करके देखिए क्वेश्चन हो जाए कि क्या वास्तव में वो क्वेश्चन पेपर आया है। तो जो गलत अभ्यर्थी दे सकते हैं वो इस तरह के गलत दावे भी कर सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी है, जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी है, उनको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई उनको इस तरह का झांसा देके बेवकूफ बना के ना दे। रिकॉर्ड समय में इस एग्जाम के इंटरव्यू भी लिए गए, रिकॉर्ड समय में इसके प्रीलिम का रिजल्ट दिया जाएगा, रिकॉर्ड समय में ये रिजल्ट भी हम दे रहे हैं। अगर हम बता दें आपको, 68वीं संयुक्त परीक्षा जो हुई थी उसमें मात्र 324 वैकेंसी थी, 817 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए साक्षात्कार के लिए, 817 सॉरी, जिसका कि इंटरव्यू मुझे लगता है 3 या 4 दिन चला होगा, 5 दिन चला होगा। 69वीं में सिर्फ 475 वैकेंसी थी और 1252 कैंडिडेट का साक्षात्कार हुआ था। 70वीं में 2035 वैकेंसी है और हम लोगों ने 5450 कैंडिडेट का साक्षात्कार दिया है। मैंने बताया जैसे आपको करीब करीब 3 माह तक चला। तो जहां 6 गुना 7 गुना वैकेंसी है, 6 गुना 7 गुना इंटरव्यू लेने हैं, 6 गुना 7 गुना उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना है, वहां समझ करोगे ना। एक साथ 2035 वैकेंसी बीपीएससी के इतिहास में कभी नहीं आई। इससे ज्यादा वैकेंसी पिछले 10 साल की एवरेज के 3 गुना, उससे भी ज्यादा है। याद कीजिए उसको भी, जब हम लोग कहा था कि साहब इसके पेपर सिपाही करते हैं, आयोग ने उसका डिटेल एनालिसिस करके बताया था कि कट ऑफ उस परीक्षा के कहीं ज्यादा रहा था। वो इंडिकेशन था कि क्वेश्चन पेपर की गुणवत्ता अगर अन्य परीक्षाओं के बेहतर नहीं तो उससे कम भी थी, और ये बात रिटर्न में भी प्रूव हो गई। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 68वीं के लिए 447 था, 69वीं के लिए 466 था और 70वीं के लिए 445। इतनी अधिक वैकेंसी होने के बावजूद, जबकि कट ऑफ बहुत नीचे जाना चाहिए था, इतनी अधिक वैकेंसी है। ये सब आरोपों को आयोग पहले ही बहुत लॉजिकली डॉक्यूमेंट के साथ
खारिज कर चुका है। पर क्योंकि आज इस परीक्षा का जो कि ऐतिहासिक है, सबसे बड़ी है, रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है, तो इस परीक्षा को बदनाम करने के लिए जो मोटिवेटेड रूप में कैंपेन चलाए गए, तो उसके रिकॉर्ड को ठीक करना आवश्यक है। इसलिए मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री याद दिलाता हूं। जो परीक्षा का परिणाम है, उसमें जिसको जानकारी कंट्रोलर महोदय देंगे। परीक्षा 70वीं से रिलेटेड और कोई चीज पूछनी है तो आप पूछेगा इसके बाद। थैंक यू सर। 70वीं कंबाइंड प्रतियोगिता परीक्षा में कुल सीटें 2017 थी, जिसमें हमें 2009 अभ्यर्थी प्राप्त हो गए। 8 सीटें खाली रह गई जो मल्टीपल और मेंटल डिसेबिलिटी के थे। इसके अलावा 12 सीडीपीओ की सीटें थी, भारत में 12 वैकेंसी भर गई है, और 6 सीट थी फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। 6 सीट में कैंडिडेट मिल गए। इस प्रकार 2035 सीट की वैकेंसी थी, जिसमें 2027 अभ्यर्थी हमें प्राप्त हो गए। जो टॉप 3 कैंडिडेट हैं उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। हाँ ठीक है। फर्स्ट की है श्रद्धा पांडे, महिला अभ्यर्थी हैं। ये पूरे 70वीं में इन्होंने टॉप किया है। इनको कुल 593 अंक प्राप्त हुए। श्रद्धा पांडे 593 अंक प्राप्त हुए। सेकंड टॉपर है शशांक गौरव, इनको 592 अंक प्राप्त हुए, 1 नंबर टॉपर से। और थर्ड अभ्यर्थी हैं आयुष विजय। हाँ, इनको भी 592 अंक प्राप्त हुए। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, सर ने बताया है, जनरल कैटेगरी में जो रिटन एग्जाम का कट ऑफ है वो 445 है, और फाइनल कट ऑफ मान इंटरव्यू के बाद जो फाइनल कट ऑफ है वो 528 है जनरल कैटेगरी में। उसी तरह अनरिजर्व फीमेल में रिटन एग्जाम में कट ऑफ 444 है, और फाइनल कट ऑफ 521 है। ईडब्ल्यूएस में 428 और 528। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 424, 520। एससी कैटेगरी का रिटन एग्जाम का कट ऑफ 396 और फाइनल कट ऑफ 493 है। एससी फीमेल कैटेगरी में रिटन एग्जाम का कट ऑफ 392 और फाइनल कट ऑफ 487। एसटी कैटेगरी में 403 और 508। एसटी फीमेल में 405 और 503। ईबीसी कैटेगरी में 420 रिटन एग्जाम का कट ऑफ है, और फाइनल 523। ईबीसी फीमेल में 417, 520। ईबीसी फीमेल में 417 और 520। बीसी कैटेगरी में रिटन का कट ऑफ है 430 और फाइनल एग्जाम का कट ऑफ है 528। बीसी फीमेल में 430 और 520। बीसीएल में रिटन एग्जाम का कट ऑफ है 430 और 520।
430 और 520 और BCL का भी 421 और 520। अब उधर कुछ डाटा देंगे रिसर्च सेक्रेटरी। जैसा कि आप सबों को अभी ज्ञात हुआ, 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 2035 पदों में से 2027 पदों का हम लोगों ने रिजल्ट घोषित किया है। 8 जो कैंडिडेट हमें प्राप्त नहीं हुए, उसमें ये श्रवण बाधित कैंडिडेट्स हैं। और विलंब होने का मुख्य कारण जो हमारे चेयरमैन सर ने बताया, खासकर जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, आप सबों ने देखा कि कई परीक्षाओं में उनके द्वारा फर्जीवाड़ा करके किसी प्रकार से नियुक्ति ले ली गई है, परंतु हमारे यहाँ 64वीं APSC एकीकृत परीक्षा से इनकी सघन जांच कराई जाती है। और ये जांच बिहार के सबसे प्रतिष्ठित जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ होता है। उसमें आपको आश्चर्य होगा कि 45 डीफ एंड डम श्रवण बाधित कैंडिडेट्स को हम लोगों ने भेजा और सिर्फ 8 कैंडिडेट उसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी को प्राप्त करता है। अर्थात 37 कैंडिडेट जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है, उनके द्वारा भी आवेदन किया गया। यदि ये जांच नहीं कराई जाती तो जो फेल कैंडिडेट है वो भी इसमें प्रवेश पाते हैं। और रिजल्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक भी कैंडिडेट इसमें गलत आ जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि 27 सर्विसेज इसमें है, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट है। और जो कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होते हैं तो हमें अनारक्षित श्रेणी में सीट या वैकेंसी खाली रखनी है। 8 वैकेंसी इसलिए खाली रखना आरक्षित श्रेणी में, क्योंकि हमें डीप एंड डम के कैंडिडेट पर्याप्त नहीं प्राप्त हो पाए जो बेंचमार्क एसिडिटी के साथ है। और ये रिपोर्ट प्राप्त करने में क्योंकि संख्या काफी ज्यादा थी, लगभग 150 कैंडिडेट्स की मेडिकल जांच कराई गई। और आप समझ सकते हैं कि 150 कैंडिडेट्स की मेडिकल जांच कराने में कितना समय लिया जाता है। और खासकर जो मानसिक रुग्ण है कैंडिडेट, उनकी जांच जो प्रोटोकॉल के अनुसार 2 महीने का समय मिनिमम लगता है, जो हम लोगों को बताया गया, तो उसमें भी समय लगा। मुकुंदर ये हाईलाइट करो कि मेडिकल जांच कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। और ये जो हमारी मेडिकल जांच होती है वो हमारे परीक्षा का एक अभिन्न भाग है। जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, अन्य शैक्षणिक योग्यता से लेके आरक्षण से लेके सभी चीजों की जांच की जाती है। क्योंकि आप इसमें ये समझ लें कि 19 कैंडिडेट VI के लिए रिजर्व थे, 17 कैंडिडेट DB के लिए, 19 पद थे OH के लिए ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप, और 14 पद थे मल्टीपल डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटी के लिए। तो कुल पद की संख्या आप देख सकते हैं कि कुल में से 4% उनके लिए आरक्षित होते हैं। और साथ में फ्रीडम फाइटर के 36 कैंडिडेट्स के लिए पद रिक्त थे, जो 36 कैंडिडेट हमें प्राप्त हो गए। VI के भी 19 कैंडिडेट प्राप्त हो चुके हैं, ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप के भी 19 कैंडिडेट, और मल्टीपल डिसेबिलिटी के भी 14 कैंडिडेट प्राप्त हुए। परंतु डीप एंड डम में 17 कैंडिडेट में से सिर्फ 9 कैंडिडेट प्राप्त हुए और 8 हमें प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए अनारक्षित श्रेणी में कुल 837 पद था, उसमें से हम लोगों ने रिजल्ट दिया है 829 का। और इस प्रकार से 2017 में से जो अगर एकीकृत कहेंगे तो, या 2035 में से 2027 कैंडिडेट हमें उपलब्ध हुए। प्रश्न बाद में ले लेंगे, अभी बता देते हैं। मुख्य जो है BAS में 200 में से 200 कैंडिडेट प्राप्त हो गए। BPS यानी बिहार पुलिस सर्विस, उसमें 136 में 136, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट में 12 पद, JS के लिए 3, स्टेट सेल्स टैक्स या GST कह सकते हैं 168 पद, सब रजिस्ट्रार के लिए 11, सब इलेक्शन अफसर के लिए 12, बिहार एजुकेशन सर्विस के लिए 50, ADSS के लिए 12, ADDE के लिए 9, सहायक निदेशक समाज कल्याण के लिए 9, जिला अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 6, शुगर केन ऑफिसर 1, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर 14,
प्लान ऑफिसर जिसे सहायक योजना पदाधिकारी कहते हैं 23, एडीटीओ के लिए 8, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए 59, आरडीओ के लिए 393 में से 390, इसमें से 3 डिफेंडर हमें नहीं प्राप्त हुए। रेवेन्यू के लिए 287 में से 285, डिफेंडर 2 नहीं प्राप्त हुए। लेबर इन्फोर्समेंट अफसर के लिए 67, ब्लॉक पंचायती राज अफसर के लिए 83, उसके बाद आपूर्ति निरीक्षक के लिए 231, 235 पर था, 2 नहीं प्राप्त हो पाए। प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए 125 में से 124 पर, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 28, प्रोबेशन ऑफिसर गृह विभाग 35, एआरसीएस के लिए 29 और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफसर के लिए 4 पर। इस प्रकार से 2017 में से 2009 पर पूर्ण प्राप्त हुए और 12 पद जो है वो सीडीपीओ के लिए और 6 पद जो है फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए प्राप्त हुए। और जो इंफॉर्मेशन दिया गया फर्स्ट 100 में आपको जानकर खुशी भी होगी कि 45 अभ्यर्थी, फर्स्ट 10 में 5 अभ्यर्थी महिला हैं और बीएस के जो पद हैं 200, उसमें से अनारक्षित श्रेणी में किसी भी महिला को महिलाओं में 34 जो महिलाएं आई हैं 34 अपने ही मेरिट से आई हैं और इसमें 3 पद ऐसे थे जो 20 वर्ष के आयु के कैंडिडेट्स के लिए थे, जिसमें खासकर जो पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा और काराधीक्षक 21 वर्ष के आयु के लिए भी कुछ थे और कुछ मैक्सिमम जो है वो 22 वर्ष के आयु के लिए अभ्यर्थियों के लिए उनकी उपयोगिता इसमें होती है। इस प्रकार से कुल ये रिजल्ट आज एकीकृत 70वीं का पब्लिश किया गया और इस संबंध में जो प्रश्न होगा उस प्रश्नों का हम लोग टॉपर के जिला का नाम पहले 3 का जिला पता तो है, पता नहीं है ना। इसमें अभी हम लोग कुछ देर में उसको करेंगे क्योंकि अभी जस्ट आयोग की बैठक होकर हम लोग तुरंत आप लोगों के समझ आए हैं, उसमें हम लोग आपको डिटेल देंगे। दूसरा और तीसरा का अंक सेम है, हाँ, जो आधार है उसमें मुख्य जो परीक्षा होती है उसमें समान अंक प्राप्त होने पर जिनको ऐसे में ज्यादा अंक प्राप्त होता है उनको प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसे में अगर प्राप्त अंक भी समान होगा तब फिर जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो, और उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान है तो फिर अल्फाबेट जो देवनागरी लिपि की है इसकी प्रायोरिटी दी जाती है। बिहार से बाहर इसका आधार इसमें बाहर के भी कैंडिडेट्स हैं, अनारक्षित श्रेणी में बाहर के भी कैंडिडेट्स इसमें आए हैं, उनका क्योंकि अनारक्षित में ही चयन हो सकता है। और जो महिलाएं हैं इस बार आपको मालूम है कि सिर्फ जो बिहार की महिलाएं हैं उनको ही आरक्षण के तहत जो आरक्षण का लाभ था वो दिया था। इसमें लगभग 300 के आसपास कैंडिडेट्स जो है वो राज्य के बाहर के जो मेरिट के आधार पर आए हैं, लगभग 300 है। एग्जैक्ट फिगर अभी हम लोग नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन जो फिगर नजर आया वो लगभग 300 के आसपास नहीं निकाल पा अभी। टॉपर का कुछ देर में कंट्रोलर सर आपको स्पष्ट कर पाएंगे, कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। बिहार के है ना, कंफर्म करें, कंफर्म करें। ग्रुप में डाल दिया नंबर उपलब्ध करा दीजिए थोड़ा सा। ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप जो बीपीएससी वाला ग्रुप है उसमें डाल देंगे।